गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए पेट के एक हिंदी का टॉपिक दिया है रचना और रचनाकार। ये बड़ा बोरिंग सा टॉपिक लोग कहते हैं है। आइए इसको पहले पढ़ लेते हैं। ये और भी डीप पढ़ा जा सकता है, जैसे यूपीएसआई के लिए बहुत डीप पढ़ सकते हैं, और भी एग्जाम जैसे टीजीटी पीजीटी के हिंदी के लिए वहाँ पे ज़्यादा डीप पढ़ना है। हमें पेट में उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना हो सकेगा, जितना एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है उतना हम पढ़ेंगे। अगर किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी जैसे हम करेंगे वीडियो की, तो वहाँ हिंदी में हम रचना और रचनाकार में डीप में जाके पढ़ेंगे। लेकिन पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रचनाकार के बारे में। तो एक रचनाकार थे जिनका नाम है गारसा द तासी। गारसा द तासी जी, गारसा द तासी ये जो थे हिंदी के सबसे पहले, हिंदी को इतिहास को लिखने का सबसे पहला काम किए। 1839 में इन्होंने अपनी रचना लिखी थी। जो गारसा द तासी थे ये कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा ये फ्रांस के हैं। और इनकी जो किताब है गारसा द तासी की जो है, इनकी जो बुक है उसका नाम है इस्तवार द ला लित्योतर लित्योतर, आगे बोलें तो इंदुई ए हिंदुस्तानी। ये इतनी बड़ी किताब है इनकी। इस्तवार द ला लित्योतर इदुई ए हिंदुस्तानी, ये इनके किताब का नाम है। ठीक है। जो ये किताब लिखे थे, ये इतनी बड़ी किताब का नाम है, ये फ्रांस में थे और बिना भारत में आए ये किताब लिख डाली। बताइए कैसे समझें। इन्होंने ये भी एक बात बताया, क्या बताया, हिंदी कोई भाषा नहीं है, हिंदी कोई भाषा नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया। कौन, ये गारसी द तासी साहब, ये फ्रांस के थे। फ्रांस में बैठे बैठे किताब लिख डाले। और इन्होंने ये कहा, और कैसे किताब लिखे, तो इन्होंने याद रखिएगा 900 से लेके आपके 1839 तक जितने भी किताबें लिखी गई हिंदी साहित्य के ऊपर, उनका अध्ययन किए। और कितने कवि की बात कर लेते हैं, तो ये कवि है याद रखिएगा 72 हिंदी कवि के बारे में अध्ययन किए, और आपका 666 उर्दू कवि के बारे में अध्ययन किए। तो 666 ये संख्या में ज़्यादा थे, इसलिए कहे कि भैया हिंदी कोई भाषा नहीं है, ऐसा इन्होंने कह के चले गए। और फिर ये किताब इतनी लंबी चौड़ी ये लिख दिए थे। बात समझ में आ गई। तो ये जो इसलिए इनको प्रामाणिक नहीं माना जाता ना गारसी द तासी को। अब बताइए, हिंदी इतने लोग बोलते हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदी कोई भाषा ही नहीं है। और जो ये किताब है इसका संस्करण, इसके संस्करण जो थे ये 2 भाग में प्रकाशित हुए। पहला संस्करण की बात करें तो पहला जो संस्करण था ये 2 बार आया है। एक पहला भाग कब आया था पूछ लेगा तो बताइएगा 1839 में, और दूसरा भाग आया था 1847 में। और इसको जो दूसरा संस्करण आया था ये कब आया था, तो याद रखिएगा 1871 में ये दूसरा संस्करण इनका आया था। अगर आपसे बात करें इसी किताब का हिंदी अनुवाद किसने किया है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी किताब का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो याद रखिएगा इस किताब जो हिंदी अनुवाद किया गया नाम है लक्ष्मी सागर एलियस वार्ष्णेय। एलियस वार्ष्णेय ने किया है, और ये कहाँ के हैं, यूपी के हैं। कब किए थे, 1952 में। और बात करें लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो किताब लिखी है, किस उस किताब का नाम क्या था जो अनुवाद करके बनाई, हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास इन्होंने अनुवाद करके बताया, ऐसा कि ये जो किताब होगी इस नाम से प्रकाशित हो जाएगी। बात समझ में आया। लेकिन ये प्रामाणिक नहीं थे, ठीक है, कोई इनको माना नहीं। तो अगर पूछे हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का पहला, हिंदी भाषा का पहला हिंदी में लिखित ग्रंथ कौन सा है अगर आपसे पूछ ले, तो याद रखिएगा ये है 1873 में प्रकाशित भाषा काव्य संग्रह। और भी डीप इसे पढ़ाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा यूपी पुलिस एएसआई जब पढ़ाए थे तो वहाँ पे इसको डीप में पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। भाषा काव्य संग्रह पहली ग्रंथ थी 1873 में। किसने लिखा है अगर पूछ ले तो याद रखिएगा महेश दत्त शुक्ल, महेश दत्त शुक्ल ने ये लिखा है। दूसरे कौन है याद रखिएगा, दूसरा ग्रंथ पूछे कौन सा है, ये तो पहला ग्रंथ था, दूसरा ग्रंथ है 1883 में प्रकाशित हुआ। ये दूसरे ग्रंथ का नाम अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा ये है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज ये लिखा किसने है, नाम में छिपा पड़ा है शिव सिंह सेगर। शिव
सिंह सेगर ने इसे लिखा है। बात समझ में आया। तो हिंदी के ये पहला ग्रंथ हो गया भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ला ने लिखा था, और दूसरा ग्रंथ हो गया शिव सिंह सरोज ने, जो ये शिव सिंह सेगर ने लिखा था। तो ये रहा हिंदी के कुछ खास बातें, और भी चर्चा आगे करते हैं। जैसे अगर आपसे बात कर लिया जाए, देखिए अगले पॉइंट की ओर हम चर्चा अगर करें तो याद रखिएगा, सबसे पहला प्रमाणिक ग्रंथ हिंदी साहित्य के बारे में, सबसे पहला प्रमाणिक कौन सा था? तो याद रखिएगा, एक इंसान है जिनका नाम है जॉर्ज गियर्सन। ये कुछ प्रमाणिक बातें बताए। बात समझ में आया। इनकी जो किताब है क्या थी? याद रखिएगा, दी मॉडर्न, पूछा जाता है दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किताब इन्होंने लिखी, और इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया। 1889 में लिखी थी। पूछा जाए कब? तो 1889 में लिखे थे। अगर पूछा जाए हिंदी अनुवाद किसने किया है इसी किताब का, तो याद रखिए किशोरी लाल गुप्ता। कौन किए हैं? किशोरी लाल गुप्ता जो ने हैं, इन्होंने इसका क्या किया? हिंदी अनुवाद किया है। अगर आपसे बात करें एक किस नाम से किए हैं इस किताब का हिंदी अनुवाद, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इन्होंने इसका क्या किया है? हिंदी अनुवाद किया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है। और बात करें तो ये रही हमारी हिंदी के कुछ प्रमाणिक बातें। और भी डीप है यार, नहीं किया जा सकता चर्चा, क्योंकि पेट एग्जाम दे रहे हैं, ये एक नंबर का आएगा, तो इतना ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है हमें। हम मेन पढ़ के निकलते हैं, और एग्ज़ाम जैसे होगा उसकी तैयारी के लिए आपको हम और डीप में चर्चा करा देते हैं। आइए बात करते हैं, सर्वमान्य काल विभाजन कौन था? काल विभाजन की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो सभी लोगों ने माना, कहा गया कि हिंदी के काल को ये 3 भाग में मेनली बांटा गया। आदिकाल, दूसरा हो जाएगा मध्यकाल, और ये पेट में आया था पिछली बार, इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है। और ये हो जाता है आधुनिक काल। तो आदिकाल जो है ये 700 से 1400 कहा जाता है ईस्वी तक। मध्यकाल को पुनः 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। एक होता है पूर्व मध्यकाल, और ये इसी को कहते हैं हम भक्ति काल, इसी को कहा जाता है भक्ति काल। एक होता है उत्तर मध्यकाल, और इसी को कहा जाता है क्या? रीति काल, इसी को रीति काल भी कहा जाता है। ये बातें याद रखना। भक्ति काल की समय सीमा आपसे पूछा जाए 1400 से 1700 के बीच का याद रखिएगा, और 1700 से 1850 के बीच होता है आपका ये। और आधुनिक काल क्या है? 1850 से अब तक के समय को क्या कहते हैं? आधुनिक काल कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि बताइए सर्वमान्य काल विभाजन कितने प्रकार के, तो 4, 1, 2, 3, 4 प्रकार के। अगर 1, 2, 3 ये 4 इंपॉर्टेंट है। सर्व विभाजन कितने होते हैं? 4 प्रकार के। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आधुनिक काल को दोबारा बांटा गया। एक होता है भारतेंदु युग, दूसरा होता है द्विवेदी युग, तीसरा होता है इन लेखाओं के नाम पे जो कवि बने उनकी वजह से, अगला होता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद युग, पांचवा हो जाएगा है नए कविता युग। तो भारतेंदु युग की समय सीमा पूछे तो 1850 से, दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी, 1850 से याद रखिएगा 1900 तक को भारतेंदु युग कहा जाता है। द्विवेदी युग कब से? 1900 से 1918 के काल को द्विवेदी युग। 1918 से 1938 को क्या कहा जाता है? छायावाद युग। अगर आपसे पूछे प्रगतिवाद युग क्या है, तो जो प्रगतिवाद युग है ये 1938 से लेकर के 1953 तक ये कहा जाता है। और नई कविता युग जो है ये 1953 से आज जो भी हम लिख रहे हैं ये नई कविता में आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हमारी रही नई कविता के बारे में। तो ये हमारा सर्वमान्य काल विभाजन है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में रामचंद्र शुक्ला को देकर के पूछ लेता है। तो आइए हम रामचंद्र शुक्ला के बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार का विभाजन किया था। तो रामचंद्र शुक्ला ने कैसे कैसे किया, देखिएगा। ये यहाँ से
रामचंद्र शुक्ल का विभाजन क्या है? रामचंद्र शुक्ल का विभाजन क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल ने 4 विभाजन किए थे काल को। एक बोला था वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। ये उन्होंने विभाजन किया है भक्ति काल, वही जो पीछे अभी हमने पढ़ाया भक्ति काल। एक हो जाता है रीति काल और एक हो जाता है आधुनिक काल, या इसी को कहा जाता है गद्य काल कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। वीर गाथा काल को ही आदिकाल भी कहा जाता है, अगर कहीं पूछ ले। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी, जो भी पीछे पड़े हैं देखे होंगे। और रीति काल को ही क्या कहा जाता है? उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। और जो आधुनिक काल है इसी को हम गद्य काल भी कहते हैं। बात क्लियर है? तो ये बातें हो गई। आइए बात करते हैं इनकी समय सीमा पे। तो 1050 से 1375 तक इन्होंने बताया है, 1375 से 1700 तक ये बताए, और 1700 से 19 तक की कहानी ये बताया गया। गद्य काल की चर्चा करें 1900 से 1984 तक ये बताया गया है। बात क्लियर हो गई। आइए कुछ और चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे आज मेनली वीर गाथा काल या आदिकाल के बारे में मेनली बात करते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल की बात करते हैं या आदिकाल की बात कर लेते हैं। इनमें क्या क्या किताबें लिखी गई हैं उन्हीं की चर्चा हमें करना है। तो सबसे पहले इनका नामकरण देख लेते हैं ना। यहाँ पे किस लेखक ने क्या कहा और इसका क्या नाम दिया, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, ये दोनों लोग मिलकर के आदिकाल को क्या नाम दिए थे? आदिकाल ही कहे थे। बात क्लियर हो गई। और बात कर लेते हैं वीर गाथा काल किसने कहा था? वीर गाथा काल किसने कहा था? तो याद रखिएगा वीर गाथा काल कहने वाले हैं जॉर्ज, देखिए उल्टा हो गया, चलिए कोई नहीं, जॉर्ज गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन कहे थे, जॉर्ज गियर्सन कहे थे। वीरगाथा काल किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन। यहाँ लेखक, यहाँ पे लेखक हो गए, यहाँ पे काल हो गया, ठीक है, इसके लिए सॉरी फॉर डैट। आइए बात करते हैं चारण काल किसने कहा। तो अगर चारण काल पूछ ले किसने कहा है, तो ये एक मिस्र बंधु थे, उन्होंने चारण काल कहा है। बात क्लियर हो गई। चारण काल किसने कहा है? तो मिस्र बंधु ने कहा है। आइए बीजवपन काल किसने कहा है? बीजपन काल किसने कहा है? तो ये कहा था आपके राहुल सकृत्यान, जो घुमक्कड़ी जीवन जी रहे थे, राहुल सकृत्यान ने ये ऐसा कहा है। आइए बात करें प्रारंभिक काल किसने कहा है, अगर पूछे तो प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। अगर पूछे एक नाम और बता देते हैं, हाँ, सिंध सामंत काल, देखिएगा दिमाग में आ चुका है। सिंध सामंत काल ये किसने कहा था? तो विश्व प्रसाद वर्मा ने कहा था। विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, सॉरी, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने कहा था। एक और आपको बता, हाँ, वीर काल किसने कहा था? क्योंकि इसमें जितने भी किताबें लिखी गई सब वीर रस को प्रेरित थी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐसा कहा था। राम कुमार वर्मा ने ऐसा कहा था कि ये क्या है? वीर काल है। बात क्लियर हो गई। आइए कुछ लेखक की बात कर लेते हैं कि इनके लेखक को हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे अगर हम वीर गाथा काल के रचनाकार, वीर गाथा काल के रचनाकार की, वीर गाथा काल के रचनाकार, वीर गाथा काल के रचनाकार की बात करें तो वीर गाथा काल के जो रचनाकार हैं उनको आपको एक ट्रिक बता देते हैं। आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा। ये जो मधु भट्ट हैं ये अपनी पति के साथ छत पे बैठी हुई थी और तुरंत कहीं कि आज हमने क्या देख लिया? चंदा देख लिया। अरे भाई प्यार जोड़ा है तो देखेगा ही। आ से क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। आ से अमीर खुसरो हो जाएगा। और जैसे क्या हो जाएगा? जगनिक हो जाएगा। मधु से हो जाएगा मधुकर हो जाएगा। भट्ट से बात करें भट्ट केदार हो जाएंगे, भट्ट केदार हो जाएंगे। न से बात करें तो नल सिंह हो जाएंगे, नल सिंह हो जाएंगे।
पति से बात करें तो पति में भाई बहुत मिलेंगे, क्योंकि पति जानते हैं आजकल बड़ा सिस्टम खराब है। पति में विद्यापति पहला, दूसरा हो जाता है, अरे शादी ब्याह हुए उससे पहले भी करवा चौथ चला ले दादा, दलपति विजय। आजकल के पुरुष भी वर्ग भी करवा चौथ रखता है, बड़ी सांसत है। नरपति नालय हो गए, और चौथा बस इतना काफ़ी है, विद्यापति, दलपति विजय, नरपति नालय, ये 3 पति आपको याद रखनी है। बात क्लियर हो गई। और बात करें संग से क्या बनेगा, सांगधर। संग से क्या बना, सांगधर। आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा, और चंदा से क्या बनेगा, वही अपना पुराना चंद्रबरदाई। क्या, चंद्रबरदाई, ठीक है। और देखा क्या है, वो तो एक बनाने के लिए था। आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा, आपको स्ट्रिक के माध्यम से सब कुछ आपको हमने बता दिया। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा विद्यापति के बारे में, इनकी रचना क्या क्या है। तो विद्यापति की जो रचना है, ये आपसे बात करें तो पहली रचना थी इनकी कीर्ति लता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कीर्ति लता। दूसरी बात कर लेते हैं कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। और तीसरी बात कर लेते हैं, इनकी रचना है विद्यावती, विद्यापति, और ये विद्यापति पदावली। ये इनकी 3 रचना आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। 2 जो रचना है ये अपभ्रंश में लिखे हैं। किस भाषा में, अपभ्रंश में लिखा गया है, अपभ्रंश में। और विद्यापति पदावली जो है ये मैथिल भाषा में लिखा गया है, मैथिली भाषा में। और मैथिली भाषा के ये क्या थे, ये मेन आपके लेखककार हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मैथिली कोकिल्य कहा जाता है, मैथिली कोकिल्य कहा जाता है। ये लाइन आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है, चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है, तो याद रखिएगा ये लिखे हैं पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। वीर रस से प्रभावित हैं ये सभी। और जो ये पूरा किसने किया, ये पूरा नहीं कर पाए थे, तो पूरा किए थे इनके पृथ्वीराज चंद्रबरदाई के जो पुत्र हैं, इनका नाम है जलहड़। जलहड़ ने इसे क्या किया था, पूरा किया था। बात समझ में आ गई। और दूसरे बात करते हैं चंद्रबरदाई के बाद अगले दलपति विजय। दलपति विजय, दलपति विजय ने क्या लिखा है, तो आपको याद रखना है खुमाड़ रासो। क्या लिखा है, खुमाड़ रासो लिखे हैं। और बात करें नरपति नालय क्या लिखे हैं, नरपति नालय ने क्या लिखा है, तो याद रखिएगा नरपति नालय जो लिखे हैं ये लिखा गया है बीसल देव, इन्होंने लिखा है बीसल देव रासो की कहानी, वीरता के बारे में। और बात करते हैं नरपति नालय के बाद और कुछ बातें कर लेते हैं। तो जैसे सांगधर, सांगधर ने क्या लिखा है, तो ये लिखे हैं हम्मीर रासो। हम्मीर रासो किसने लिखा है, सांगधर ने लिखा है। जगनिक ने क्या लिखा है, जगनिक ने क्या लिखा है, परमाल रासो लिखा है। परमाल रासो लिखा है किसने, जगनिक ने। और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे भट्ट केदार ने क्या लिखा है, भट्ट केदार ने क्या लिखा है, तो याद रखिएगा जय चंद्र प्रकाश लिखे हैं, जय चंद्र प्रकाश लिखे हैं भट्ट केदार ने। और एक और कवि आपको हम बताए थे मधुकर साहब, ये जो मधुकर हैं, मधुकर ने क्या लिखा है, तो याद रखिएगा जो मधुकर हैं इन्होंने लिखा है जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका लिखे हैं। तो ये आपको इतनी बात याद आपको रखना है। अभी हमने सिर्फ वीर गाथा काल यानी आदि काल के कुछ इम्पॉर्टेंट लेखक के बारे में बताया है, आगे और भी आपको चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो और मेहनत मेरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।